Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education, Jamtara. Welcome back to our chemistry class. We have successfully completed class 11th, first chapter of chemistry. That is some basic concepts of chemistry. और हम उस बेस पे ये कह सकते हैं कि आपने बेसिक लेवल मतलब स्टोइकियोमेट्री मतलब मोल कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये सब कवर कर लिया है। आपको मैं बता दूं कि जो केमिस्ट्री का पार्ट आपने पढ़ा उस केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो आपका हर जगह यूज होगा। क्या कहना था? मतलब यह है कि आप आगे जाके केमिस्ट्री को डिवाइड करोगे फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। और आपको मैं कह दूं जो मोल कॉन्सेप्ट आपने उसमें पढ़ा, स्टोइकियोमेट्री आपने पढ़ा, वो सभी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में यूज होने वाले हैं। सो द चैप्टर फर्स्ट चैप्टर is most important chapter in your class 11th chemistry. So now we are going to start a fresh chapter with a fresh mind, second chapter of chemistry, that is structure of atom or atomic structure. So before going on the detailed discussion, we have to understand where the concept comes from. क्लास 9th में आपने इसके बारे में शुरुआत किया था पढ़ना और आज आप क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना जरूरी है। इस वजह से फिर से आपको पढ़ना पड़ रहा है और जो चीजें आपने क्लास 9th में पढ़ा था वो कुछ अधूरा था। उन अधूरे कहानियों को खत्म करने के लिए हमने आज क्लास 11th में ये चैप्टर का शुरुआत किया है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी वही क्लास 9th के कहानी से। तो क्लास 9 का कहानी में एटम का कहानी स्टार्ट हुआ था जॉन डाल्टन से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने लिख लिया है चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो पहले आप देख रहे हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पोस्टुलेट्स दिए थे कुछ कुछ एटम के बारे में और वो चैप्टर 1 में हमने कवर कर दिया है, जिसे आप एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी आपने पढ़ा है। चैप्टर 1 में ही ये वो बातें हमने कवर कर लिया है, बट यह मोटा मोटी बातें को हम लेते हैं और आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। जॉन डाल्टन 1808 में ये बात सामने रखते हैं, पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। बिलीव्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली माइन्यूट इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अंडरलाइन कीजिएगा, इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सर का मानना है, सर का बिलीफ है ये कि अगर कोई मैटर है तो ये एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स से, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? और ये जो माइन्यूट पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, इनको आप क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। इनके बारे में विशेषता क्या कह रहा है ये कि सर क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल का मतलब होता है फर्दर आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और आप उन चीजों को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं जिन चीजों के अंदर और कुछ नहीं हो। यस और नो? तो जॉन डाल्टन का यह कहना था कि कोई भी मैटर किससे बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है। और एटम ही क्या है? इंडिविजुअल है, इससे छोटा कोई चीज और दुनिया में पॉसिबल नहीं है। दिस इज द कंसेप्ट गिवन बाय जॉन डाल्टन इन 1808। लेटर ऑन बहुत सारे चीजें आई और हमने ऑफलाइन में आप लोगों को डिस्कस किया था ये बातें कि एक एक्सपेरिमेंट आया बाद में, किनका था याद है? मैटर का कनेक्शन किसके साथ दे दिया गया था? इलेक्ट्रिसिटी के साथ। फराडे ने बात किया था, याद है कि नहीं है? तो अगर कोई मैटर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो हाउ कैन इट बी इंडिविजुअल? क्योंकि उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया गया डाल्टन सर से कि सर एटम अगर इंडिविजुअल है तो इसके पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी। वो किस वजह से है? एटम का किस प्रॉपर्टी की वजह से? तो उनका जवाब नहीं था। तो हम बाद में जाकर के इनके ड्रॉबैक्स में, या बोल सकते हैं इनके लिमिटेशंस में पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, जो बातें आपको याद रख के आगे बढ़ना है। एटम्स कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। बोल रहा है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एटम करता है। कौन करता है? एटम। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स आपके सामने दिख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो पहले जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, वो मॉलिक्यूल्स आपस में पहले अपने बॉन्ड्स को तोड़ेंगे और टूट के क्या बनेंगे? पहले एटम्स बनेंगे।
और वो एटम्स जब पूरा खुल जाएगा तो वो एटम्स आपस में मिक्स होंगे और एक नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि आप क्लास 10 में भी केमिकल रिएक्शन चैप्टर में पढ़े थे। एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करते हैं, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बोले एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था सर, एटम कंजर्वेशन लॉ हो गया। ऐसा कुछ लॉ नहीं है कंजर्वेशन, एटम को ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसका मतलब ये है मास। और आइंस्टाइन भाई साहब बता के जा चुके हैं, मास का बात कर रहे हो मतलब एनर्जी का बात कर रहे हो। अरे एटम को नहीं बना सकते हो, एटम का अपना मास है ना, मतलब कोई भी मास को तुम बना नहीं सकते हो और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। अरे भाई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, बट दैट इज नॉट आउट ऑफ दिस यूनिवर्स। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है? आप एक डॉल बना रहे हो, सिंपल सोचिए, मिट्टी से एक डॉल बना रहे हो, उसको तोड़ दिया, मतलब हम तो डिस्ट्रॉय कर दिए। डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं है कि जो चीज को आपने तोड़ दिया ना उसका स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, दैट्स नॉट वेनिस्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट इज येट इन द यूनिवर्स। अभी भी इस दुनिया में वो है। डिस्ट्रॉय का मतलब ये है कि आप इस दुनिया से बाहर नहीं कर सकते, वो वेनिश नहीं हो सकता, वो है अभी भी। तो एटम्स के बारे में उन्होंने ये बात भी कहा। हाउएवर मॉडर्न रिसर्च हैव प्रूव्ड दैट एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट से ये बातें पता चल गया कि एटम्स को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, मतलब एटम के अंदर कुछ चीजें मिलने शुरू हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और भी चीजें हैं, अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। और ये चीज आप कहां पढ़ते हैं? मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम में। क्लियर है कि नहीं? कहां मिलेगा? चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में हमने कवर कर दिया गया है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 केमिस्ट्री, तो सीक्वेंस वाइज वीडियो देखिएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। क्लियर है कि नहीं? आप आगे बढ़ते हैं। बोल रहे मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपका चैप्टर है, क्या है इसमें पढ़ना? क्या है कि एटम एक्चुअली दिखता कैसा है, एटम अंदर से दिखता कैसा है, बाहर से दिखता कैसा है, इसके बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर जो है एटम का वो किस पे बेस्ड है? एक्चुअली आज के टाइम का कंसेप्ट क्या कह रहा है ना, मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अंडरलाइन कीजिएगा, किस पे बेस्ड है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, बोर्ड में करेंगे, दिखाएंगे आपको कि रदरफोर्ड ने क्या क्या इससे ऑब्जर्वेशंस निकाले और इससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकला, और हमने क्या क्या एडमिट किया इसके बारे में कि एटम्स ये हैं, क्यों है, इन्होंने बताया। तो ये एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना जरूरी है। आगे बात करते हैं। एंड कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? बोलता है कि क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्वांटाइज्ड क्या है इसके बारे में आगे चर्चा होंगे, तब आपको मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखने को और समझने को मिलेगा। आप जो पढ़ते आए हैं सब कुछ सही है, गलत कहना बिल्कुल गलत होगा, गलत नहीं कह रहे हैं, बट उनमें हर चीजों को अधूरा छोड़ा गया था। लिमिट होता है हर क्लास का अपना। आप क्लास 11-12 में पढ़ रहे हो तो इसका भी अपना एक लिमिट है। जब इससे भी आप आगे मूव कर जाएंगे ना तो और हाई लेवल में चले जाएंगे, वहां पे आपके कंसेप्ट जो है और स्मूथ होने लगेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम, ध्यान दीजिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, दैट एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। एटम के अंदर चीजें हैं, अगर एटम के अंदर चीजें हैं तो वो कैसा दिखता है, वो किस जगह पर होते हैं, किस तरह से सेटल्ड है, क्या वैसा है तो हमेशा वैसा रहता है कि चेंज भी होता है। सो दीज आर द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड फर्दर। बट पहले ये बात को समझ लेते हैं कि ये जो डिस्कस हम आज यहां पे कर रहे हैं, ये डिस्कशन शुरुआत कहां से हुआ था। नाम है साइंटिस्ट का जे थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने इसके बारे में ये जो बातें हमने आपके सामने रखा कि ये कैसा दिखता है, क्या कहां पे रहता है, क्या हमेशा वहां पे रहता है कि चलता रहता है, एक्चुअली लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पिक्चर ऑफ द एटम। जो आज के टाइम पे एटम का पिक्चर आप देखते हो, फाउंडेशन इसका कौन रखा था? ये दो साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इन्होंने ये सपना देखा था कि ऐसा दिखता होगा। नाउ इट इज बिलीव्ड दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें पता है कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स आज डिस्कवर हो चुके हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स है? उन्हें क्या कहते हैं? हम अंडरलाइन कीजिएगा, क्या कहते हैं उसे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स,
पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन एटसेट्रा। बहुत सारे मेसॉन होते हैं, मेसॉन पार्टिकल्स आगे पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न फिजिक्स आपको पढ़ा रहे होंगे क्लास 12 में। पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो भी कई टाइप्स के होते हैं, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे हम, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। अभी एकदम बेसिक आपका बेस बन रहा है, ठीक है कि नहीं। आपका दिमाग में ये लेकर के आगे बढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी पार्टिकल्स होते हैं जो एटम के अंदर होता है, बस ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। क्लियर है कि नहीं। बट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ऐसा क्यों? ये फंडामेंटल है। ऐसा क्यों? क्या आपने फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा है? अगर पहला चैप्टर पढ़ा यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो आपने उसमें पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा पढ़ा होगा डेराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता था? जिसको किसी का मदद नहीं चाहिए बनने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे आर इंडिविजुअल। ये कह सकते हैं एटम्स आर इंडिविजुअल नहीं है। कौन इंडिविजुअल है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इसको तोड़ के और कुछ नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं है। बट बाकी जो आपको दिख रहा है यहां पे, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मेसॉन, ये सब अनस्टेबल है बच्चा लोग। ये खुद से नहीं बना हुआ है, ये कुछ इन चीजों के मदद से, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मदद से ही ये सब बनते हैं। और कैसे बनते हैं हम फिर बोल रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, वहां पे हम आपको बताएंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन के साथ मिक्स करता है तो क्या बनता है। तब आपको समझ में आ गया कि ये सब पार्टिकल्स व्हाट वी वर डिस्कसिंग, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो बातें आपने किया, क्या बातें किया ना, ये सर एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, पहला बात। दूसरा बात इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया गया। तो हम लिखे थे एक पॉइंट याद कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ या कंपोनेंट ऑफ कैथोड रेज। क्या पढ़ा था? कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, उससे पहले किसका डिस्कवरी हुआ? कैथोड रेज का। और कैथोड रेज का जो नेचर था वो इलेक्ट्रॉन के जैसा था, आज जिसके बारे में हम जानते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? आज जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन को, बहुत भली बात थी। उस समय नहीं जानते थे जिस समय इसका डिस्कवरी हुआ। एक नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, उसके पीछे भी कारण है, कभी होगा तो हम डिस्कस करेंगे उसको। क्लियर है कि नहीं है। तो कैसे डिस्कवरी हुआ थोड़ा देखा जाए तो नाम था विलियम क्रुक्स और नाम था जे थॉमसन। 1880 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम पड़ा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किस प्रकार हुआ, क्या क्या लिया इसमें, यहां हम देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एक कांच का ट्यूब लिया, ग्लास का ट्यूब लिया इस तरह से, एक सिलिंड्रिकल ग्लास का ट्यूब लिया। इस ट्यूब में उन्होंने क्या किया ना, एक और यहां पे ग्लास का ट्यूब फिट किया और इसमें लगा दिया गया पंप। क्या लगा दिया गया? पंप। आपने जो थ्योरी में लिखा है, ऑफलाइन वाले आप लोग जो थ्योरी में लिखे हैं, यहां पे लिखे हैं आप स्टॉप क्लॉक करके। क्या लिखे हैं? स्टॉप क्लॉक। इसका फंक्शन है कुछ, अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, दो प्लेट लगाया, एक प्लेट यहां लगाया, एक प्लेट यहां लगाया, और इन प्लेट्स का कनेक्शन बाहर से एक बैटरी के साथ कर दिया आपने। जो मॉड्यूल मिला हुआ है बच्चे लोग आप लोगों को, उसमें ये ड्राइंग्स वगैरह नहीं है, बस थ्योरीज लिखा हुआ जो काम की चीजें हैं हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर एक बैटरी लगा दिया गया, इस तरह से बैटरी का सिंबल होता है। आप लोग जब पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा, वैसे क्लास 10 पास है तो इतना तो समझते ही हैं। ये जो बड़ा वाला लाइन दिख रहा है ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। क्लियर है कि नहीं? या एक बैटरी लगाया गया, ये दो प्लेट्स को क्या कहा गया? इलेक्ट्रोड्स। क्या कहा गया? इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक क्या होता है? एनोड, एक होता है कैथोड। तो देखिए ध्यान से, जो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड था इसे क्या कहा गया? कैथोड। क्या कहा गया? कैथोड। और जो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड था उसे क्या कहा गया? एनोड। क्लियर है कि नहीं? आगे समझते चलते हैं ध्यान से। अब क्या हुआ, यहां जो बैटरी लगा हुआ था ना, बहुत डेंजर वाला बैटरी है। क्यों डेंजर वाला? क्योंकि इसका जो पोटेंशियल था ना लगभग 10,000 वोल्ट था। 10,000 वोल्ट, समझते हो?
घर में हमारा 220 वोल्ट आता है, कंपैरिजन करो, सोचो एक बार थोड़ा सा, समझ में आ रहा कि नहीं? हमारे घर में कितने वोल्ट्स आ रहे हैं? 220 वोल्ट। यहाँ कितना वोल्ट दिख रहा है? 10,000 वोल्ट। अगर हमारे घर में 10,000 वोल्ट आ जाए तो क्या होना चाहिए? एक बार सोचिए, देखिए, आग लग जाएगा। ऐसा ही कुछ इसका दिल में आग लग गया, धक धक करने लगा। तो कुछ हुआ, क्या हुआ देखिएगा ध्यान से। अब और कंडीशंस को समझते हैं। ये जो अंदर का ट्यूब के अंदर का सिनेरियो था ना, इसके अंदर बहुत कम प्रेशर था। हम यहां लिख रहे हैं क्या था? लो प्रेशर। क्या था? लो प्रेशर। कितना प्रेशर था? तो आप लिख सकते हैं 10 to the power -2 to 10 to the power -3 mm ऑफ Hg। अरे प्रेशर नापने का ये एक यूनिट है, mm ऑफ Hg। Hg इज मरकरी। मास्टर नहीं पढ़ाया तो कैसे पढ़ा? अभी तो जस्ट 11 स्टार्ट किए हैं सर। तो मरकरी ट्यूब करके आपको पढ़ाया जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स जब आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि mm ऑफ Hg लिखिए। कई किताबों में टॉर लिखा रहता है, TORR। ओके, तो डरेंगे नहीं, है ना? ओपी टंडन जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां टॉर लिखा हुआ। तो एक ही बात है, ये प्रेशर जो होता है बहुत कम प्रेशर होता है। ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, इतना ज्यादा वोल्टेज क्यों लगाया गया? आग लगाने के लिए। अभी बोला ना आग लग जाएगा घर में, आग लगाने, दिल में आग लगाने के लिए ये किया गया। इतना प्रेशर कम क्यों किया गया? इतना प्रेशर कम क्यों किया गया? वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। ये समझना पड़ेगा कि यहां पर जो चीजें हैं, यहां पर कोई चीज नहीं है हमें बदल जाए। यहां पर कुछ चीजें हैं, अभी क्या है? गैसों का कुछ, वो नहीं रहे। तो अब इसका रोल आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉप कॉक का पहले पंप लगाया, पंप लगा के जितना एयर था यहां से निकाल दिया गया, और उसके बाद यहां पर इसको स्टॉप कर दिया गया कि बाहर से अंदर कोई ना जा सके। समझ में आ रहा कि नहीं? इसका फंक्शन ये था। अब क्या हुआ? तो आप बोले अभी जस्ट, सुनिएगा ध्यान से, आपने अभी जस्ट बोला कि इतना वोल्टेज अगर कहीं पे जाएगा तो आग लग जाएगा। कुछ फीलिंग तो है इसके बारे में? भाई इस प्लेट के पास इतना वोल्टेज जा रहा है, तो अगर इस प्लेट के पास इतना वोल्टेज जा रहा है तो ये प्लेट बना किससे है? मेटर का ही है। और वो मेटर किससे बना है? एटम से बना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो उस एटम के साथ कांड होना शुरू होगा, उस एटम के साथ कांड होना शुरू होगा। और इन्होंने जो पहले देखा उसको बताते हैं, फिर एक्चुअली में क्या हुआ वो बताते हैं। ये देखा विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन ने, देखा कि इधर से कुछ ब्लू कलर की चीजें, रेड लिख रहे हैं, ब्लू 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 ब्लू, इधर से कुछ ब्लू कलर के रेज जो है जा रहे हैं इधर। तो सर रेज तो हमें दिखते नहीं है, आप तो बोल रहे हैं दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम कह रहे हैं रेज नहीं दिखता अभी भी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं कि इधर से इधर रेज गया। कैसे पता चला फिर उसको दिखा नहीं तो वो क्या किया था जानते हो? चालाक आदमी था। चालाक आदमी हमेशा चालाकी करता है। यहां पर ये जो हमने ये बनाया था, इसको थोड़ा सा और दूर करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर ये ट्यूब को ऐसा बनाया था, जैसा था वैसा ही है। अब फिर क्या किया था जानते हो? यहां पर एक मटेरियल लगा दिया था उन्होंने, यहां पे इसके दीवार में एक मटेरियल लगा दिया था, नाम है फ्लोरोसेंट मटेरियल। क्या नाम है? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल का एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जिंक सल्फाइड, ZnS। क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है ना, जब भी इस पे कोई रे आके टकराएगा ना, या कोई पार्टिकल आके टकराएगा ना, तो ये ब्लिंक करेगा, लाइट देगा, स्पार्क करेगा। समझे कि नहीं समझे? रात के टाइम पे किसी को जलता हुआ देखा है? कोई छोटा छोटा कीड़ा होता है, क्या नाम है उसको? क्या बोलते हैं उसको? जुगनू। उस जुगनू के अंदर में, इसका मतलब उसका जनरली पीछे की तरफ होता है ना, तो उसका पिछवाड़ा में क्या होता है? फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है। तो अगर कभी जुगाड़ जरूरत पड़े तुमको, तो ढेर सारा पकड़ना और उसका पिछवाड़ा से सब निकाल लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कमिंग बैक, जिंक सल्फाइड है, फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल है? जब इस पे कोई लाइट या रे या कोई पार्टिकल टकराएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लिंक करेगा, जलेगा। तो सुनो ध्यान से, इधर माथा फोड़ देंगे, माथा फोड़ देंगे। देखो इधर ध्यान दो। तो इधर से कुछ रेज गया, कहां से गया? कैथोड से गया। किधर गया? एनोड की तरफ गया। अगर सर एनोड यहां है तो टकरा के फिर वापस आ जाएगा रेज। सर लाइट में पढ़े थे हम, रेज जाता टकराता वापस आ जाता। लेकिन ये बेटा फिर एक तो काम किया। क्या किया? ये जो प्लेट आपको ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा है नहीं एक्चुअली में। इस प्लेट को हम यहां पे जूम करके दिखा रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से।
इसको देखिएगा, प्लेट को किस प्रकार रखा गया। एक्चुअली में प्लेट इस तरह से था, ले, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। दीज आर परफोरेटेड प्लेट्स, मतलब इन प्लेट के अंदर में बीच बीच में क्या है, होल्स है। तो मान लिया कि यहां पर इस जगह पर आकर अगर रे टकराया होगा तो वापस चला गया होगा, लेकिन इस जगह पे आकर तो टकराया ही नहीं। अगर टकराया नहीं तो पार हुआ होगा, पार हुआ होगा तो कहां टकराया होगा, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल में टकराया होगा और वहां बत्ती जला होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो अब हम क्या कह सकते हैं ये चीज कि हाँ सर कुछ तो आया है। तो विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन को भी ये बात पता लगा कि इधर से कुछ तो आया है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और ये कुछ तो आया है क्योंकि उस वक्त कुछ नाम नहीं था, तो हम क्या कह रहे हैं, कुछ तो आया है। लेकिन अब तो नाम देना पड़ेगा इसको, तो नाम देने का बारी आया। बाबू, जब बच्चों का जन्म होता है तो पहले से ही नाम नहीं होता है, उनका नामकरण होता है ना, पंडित जी के पास जाता है कि नहीं। तो ई भी जो है पंडित जी के पास गया, आईयूपीएससी के पास गया। अरे भाई केमिस्ट्री का जो पंडित जी है वो कौन है, आईयूपीएस। बोला कि देखिए इसका जन्म हुआ है, इसका नाम उम कीजिए। तो दे हेल्प्ड, सॉरी आईयूपीएससी वाले हेल्प किए किसको, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन को, कि भाई कहां से आ रहा है ये रे बताइए तो जरा। सर कैथोड से आ रहा। ओके, कैथोड से आ रहा, किस वजह से आ रहा है जरा बताइए तो जरा। सर हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर की वजह से आ रहा है। ये बातें भी डिस्कस हुई, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर की वजह से आया। एक काम कीजिए, सुनिए, इसका नाम कैथोड रेज दे दीजिए। बोला क्यों, क्योंकि कैथोड से आ रहा। सुनो ध्यान से, इसका नाम कैथोड रेज क्यों पड़ा, क्योंकि कैथोड से निकल रहा है और एनोड के तरफ जा रहा, बस यही कारण है। अब आगे बात करते हैं। तो इन रेज को हम क्या कह रहे हैं, कैथोड रेज कह रहे हैं। सर आप तो बोले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन इज कंपोनेंट ऑफ कैथोड रेज। बाद में ये जो कैथोड रेज है इनके बारे में काफी एक्सपेरिमेंट्स हुआ और एक एक करके हम आगे अभी कैथोड रेज के पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इस बात को कैच कर लीजिए, ये कैथोड रेज जो है यही इलेक्ट्रॉन भी है। कैथोड रेज जो है यही इलेक्ट्रॉन भी है। आपसे हम पूछे अगर व्हाट इज दिस, क्या बोलिएगा, मार्कर। हम बोलेंगे इट इज अ मेटर। कुछ गलत बोल रहे हैं, इट इज अ मेटर, इट इज मेड अप ऑफ मास एंड वॉल्यूम। कोई बच्चा बोल रहा है मास एंड वॉल्यूम, कोई बोल रहा है मेटर। क्या दोनों गलत है या दोनों सही है? आई थिंक दोनों सही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका नाम कैथोड रेज दिया गया क्योंकि कैथोड से निकल रहा था और बाद में ये बातें एनालिसिस करके पता चला बच्चे यहां से कुछ निकल रहे थे और वो जो कुछ निकल रहे थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, जिनका पहले नाम क्या था, कैथोड रेज। पहला सवाल पीछे पहले आ चुका हुआ सवाल है, आपके सामने कर रहे हैं। कैथोड रेज डिस्चार्ज फ्रॉम, कहां से निकलता कैथोड रेज, कैथोड से। नेक्स्ट सवाल, एनोड रेज डिस्चार्ज फ्रॉम, नहीं निकलता है। यही है सवाल, बात समझे कि नहीं समझे, क्यों सवाल आता है इससे। कैथोड रेज तो कैथोड से आते हैं, बट आगे जाके आप प्रोटॉन का डिस्कवरी जब पढ़ेंगे तो एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे और साला एनोड रेज एनोड से नहीं आता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आगे डिस्कशन करेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड हियर अबाउट कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि ये सवाल आता भाई। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ध्यान दीजिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब ये मान लिया है तो आपको मान लेना है कि कैथोड रेज कैसा चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। लेकिन अगर ये रे है तो अगर इसे आप लाइट मान लोगे तो लाइट वेव भी हो सकता है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कैथोड रे, कैथोड रे, कैथोड लाइट नहीं। लाइट बोलेंगे तो रे भी उसको कंसीडर कर सकते हैं और वेव भी। फिलहाल रे के बारे में बात हो रहा। रे इज जनरली मूव्स इन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो कैथोड रे को हम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ये मान लेंगे। आगे बात कर रहे हैं, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने जो अभी डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा, थोड़ा इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इधर कैथोड था, इधर एनोड था। बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। अगर इसके बीच में एक फैन लगा दिया जाए, यहां पर क्या
अरे बोल रहे क्या लगा दिया जाए? फैन। फैन, एक फैन लगा दिया। तो क्या होता है कि जब इधर से कैथोड रेज जाता है ना, कैथोड रेज ऐसे जा रहा है, बोले सर स्ट्रेट लाइन जाता है ऐसे लिख रहे हैं, अरे मेरा लिखने का स्टाइल है, स्टाइल मार के लिख रहे हैं और कुछ नहीं। ऐसे जब जाता है ना बाबू, क्या होता जानते हो? ये जो आपको व्हील दिख रहा है ना, फैन का व्हील जो दिख रहा है, ये क्या होता है? मूव कर जाता है, घूम जाता है। समझ मारा? तेरा मुंह में टॉर्च मारेंगे तो तेरा मुंह घूम जाएगा क्या? मतलब उसमें मैकेनिकल इफेक्ट नहीं है। अगर किसी चीज में मैकेनिकल इफेक्ट होता है, इसका मतलब वो एक पार्टिकल से बना होता है। मेथड मतलब कैथोड रेज कुछ पार्टिकल से बने हैं, ये समझाना चाह रहे हैं। अगर इसके अंदर पार्टिकल नहीं होता तो कौन टकराता और कौन इसको घुमाता? सोच के देखो एक बार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? मतलब इसके पास है कुछ पार्टिकल्स है जिससे ये बना होता है, तभी इसके पास मैकेनिकल इफेक्ट है। मैकेनिकल इफेक्ट समझ में आया? इसको घुमा दे रहा है, इसको ठेल के उधर कर दे रहा है, मतलब कुछ है इसके पास। आगे बात करिए, देखिए कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, लिख दिया। मतलब ये पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और वो पार्टिकल कौन से हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इसे ही तुम इलेक्ट्रॉन कहते हो, आर इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हो इस बात। ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, यही क्या है? इलेक्ट्रॉन। शुरू में ही बोल दिया था कि कैथोड रे किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। या बोल सकता है कैथोड रे के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे बात करते हैं। कैथोड रेज ट्रेवलिंग विथ हाई स्पीड। कैथोड रे बोलता बड़ी तेज चलता है। तो कितना तेज? डाटा अगर हम आपको बात करें तो डाटा रेंजिंग बिटवीन लिख रहा है 10 टू द पावर -9 टू 10 टू द पावर -11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेंज इसका क्या है? 10 टू द पावर -9 टू 10 टू द पावर -11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप लोगों को ड्यूटी दे रहे हैं हम, सुन लीजिएगा थोड़ा देर बाद। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताइए। ये जो डाटा भी लिखा हुआ किसमें लिखा हुआ? सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके ठीक है। तो बहुत हाई स्पीड है। कैसे कह सकते हैं? अरे हमको इस बात का फीलिंग नहीं है सर, मीटर पर सेकंड का फीलिंग है। कर लो ना यार, चेक करके बताना। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कैथोड रेज गिरते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाते हैं। मतलब इसके पास क्या है? हीटिंग इफेक्ट है, आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रे हैज हीटिंग इफेक्ट? कैथोड रे ऑप्शन में रहेगा, कैथोड रे। अगर किसी में कैथोड रे गिर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? धीरे धीरे हीट होगा। क्लियर है कि नहीं? ऐसा क्यों? अब ये सवाल है कि ऐसा क्यों हीटिंग इफेक्ट होता है, ऐसा क्यों? शुरू से शुरू करें, मत करना। देखो क्या इन चीजों को थोड़ा मिटाना होगा हमको समझाने के लिए। यार अगर तुम लिख लिए हो तो ठीक है, और नहीं तो स्क्रीनशॉट मार लो। हमको लगता है कि लाइट का बड़ा स्थिति खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। चलिए आगे बात करें। हम कहें अभी कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर बाबू क्या गिर रहा है? कैथोड रेज गिर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों पर आ रहा है? तो देखिए मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे आ रहे हैं कैथोड रे। हम फिर बोले ना स्टाइल मार के लिख रहे हैं, स्ट्रेट ही जा रहा है। ठीक है, स्टाइल मार के लिख रहे हैं। और ये कैथोड रे पार्टिकल से मिलकर बना है, बोलो हाँ कि ना? अरे कैथोड रे किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से, नेगेटिव पार्टिकल से, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं? और इलेक्ट्रॉन चल भी रहा है कि नहीं? तो क्या इसके पास जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, अगर इसके पास मास m हो, तो इसके पास कौन सा एनर्जी होता है? अगर वेलोसिटी v हो तो कौन सा एनर्जी होता है? वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। सो दिस रे इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन हैज मास एज वेल एज हैविंग वेलोसिटी। मूव कर रहा मतलब वेलोसिटी है। तो इसके पास कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। और जब ये काइनेटिक एनर्जी जाकर के इससे टकराएगा, दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी विल ट्रांसफर इनटू हीट एनर्जी। अरे एनर्जी थोड़ी ना कहीं जाएगा, खत्म तो नहीं हो सकता ना, ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जा रहा था इलेक्ट्रॉन, अपना एनर्जी किसको दे दिया? ऑब्जेक्ट को दे दिया। तो ऑब्जेक्ट में कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी आया? हीट एनर्जी आया। समझ में आ गया क्या?
इसीलिए कैथोड रेज जब चलते हैं और किसी से टकराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट थोड़ा देर के बाद हीट हो जाता है, क्योंकि कैथोड रेज जब चलता है तो उसके पास एक एनर्जी होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कि नहीं? ये सब फिजिक्स के बातें हैं, केमिस्ट्री में चल रही है, बस चल रही है। आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिख रहा, व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन सॉलिड्स एक्स रे इज प्रोड्यूस्ड। मान लीजिए ये एक मेटल है, कोई सॉलिड है, ये एक मेटल है, मान लेते हैं सॉलिड मेटल है, कॉपर है। क्लियर है कि नहीं? तो जैसे ही इसमें कैथोड रे गिरेगा ना बाबू, ये हीट होगा। अभी तो बात की, क्या होगा? हीट होगा। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा हीट हो जाता है तो उससे रेडिएशन बाहर आता है। क्या आता है? रेडिएशन। और रेडिएशन कई टाइप्स के होते हैं, आगे पढ़ेंगे आप क्लास 12 जब जाएंगे ना, तो रेडिएशन के बारे में खूब बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल यहां जो रेडिएशन आता है वो रेडिएशन कौन सा रेडिएशन है? एक्सरे। एक्सरे भी क्या है? एक रेडिएशन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आपने सुना होगा अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, सुना है कि नहीं? उसी तरह क्या होता है? एक एक्सरे भी होता है। तो याद रखिएगा इस बात को, जब कोई मेटल पे या कोई सॉलिड पे कैथोड रे गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट हीट हो जाता है, और वो ऑब्जेक्ट हीट होने के बाद रेडिएट करने लगता है, मतलब उससे रेडिएशन निकलता है, एंड दैट रेडिएशन इज नॉट हार्मफुल बिकॉज इट इज ओनली एक्सरे। आपका बॉडी में एक्सरे गिरा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? छला हो जाएगा? नहीं होगा ना? क्या होगा? अरे फोटोकॉपी ले लेगा। और क्या, एक्सरे कराते हो तो फोटोकॉपी आ जाता है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमारे बॉडी को हार्म नहीं करता है। आपने सुना होगा यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको सिंपल नेचर में इस तरह से खोल के रख दे हाथ में ना, तो वो रेडिएट होना चालू कर जाएगा और वो गामा रेडिएशन निकालेगा। दैट्स वेरी डेंजरस फॉर लाइफ इन द यूनिवर्स। हमारा आपका नहीं, हमारा तो अभी घर कोचिंग से निकलेंगे, अभी हमारा लाइफ डेंजर में है, कोई ठोक के चला जाएगा, उसका बात नहीं हो रहा, बात हो रहा पूरे यूनिवर्स का। तो वो बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी, फिजिक्स में होगी। तो फिलहाल आप इस बात को याद रख के आगे बढ़ जाएंगे कि कैथोड रे जब भी किसी पर गिरेगा वो हीट करेगा, फिर वो रेडिएट करेगा। कौन सा रे निकलेगा? एक्सरे। आगे बढ़ते हैं। कैथोड रेज कैथोड रे पॉजेस आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर है इसके पास, कैथोड रेज के पास। समझते हैं आयोनाइजिंग पावर का मतलब क्या समझ रहा है? देखो बाबू, मान ले तेरे पास एक ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपने कोई गैस डाल दिया है H2, चारों तरफ से पैक है, और आपने क्या डाल दिया? H2 गैस। आपने इधर से क्या किया? आपने कैथोड रे को डाला, कैथोड रे, इधर से कैथोड रे जा रहा है और इससे होकर के पार हो जाएगा, और पार होकर के इधर से पार होकर चला जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया, सही, ठीक है कि नहीं? तो इधर से आया, इधर से चला गया, ठीक है। यहां बीच में कुछ कांड कर गया। ये कांड क्या किया मालूम है? ये जो हाइड्रोजन गैस आपको दिख रहा है ना, इस बच्चा के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया गया, और इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन से निकल जाता है, H2 को हम यहां पे लिख रहे हैं HNH, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन बेचारा इसका है, एक इलेक्ट्रॉन बेचारा इसका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को इन दोनों से निकाल लिया जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन भी बाहर चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं तो E बन जाता है H+, E भी बन जाता है H+, और इसी को बोलते हैं आयन बन गया है, आयोनाइजिंग पावर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब भी कोई गैस के थ्रू हम कैथोड रेज पार कर देंगे तो वो गैस क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, मतलब उसके आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। नॉट ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल, आपको समझाने के लिए हमने हाइड्रोजन को लिया। क्या करता है वो? जनरली क्या करता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आज हम जानते हैं उसके बारे में। वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, उसको थोड़ा सा एनर्जी दे देता है, भाई चल घूम के आते हैं, तो वो बाहर निकल लेता है। और जैसे ही बाहर निकल लेता है, किसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है कि नहीं? अरे उतना तो पढ़े 9-10 में, तो प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, आयन बन गया। इसी को क्या बोल रहे हैं? कैथोड रेज पॉजेस आयनाइजिंग पावर। कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है। अब घुमा फिरा के सवाल पूछा जा सकता है आपसे, इन थ्योरीज को याद रखिएगा, असर्शन एंड रीजन में काम आएगा आपको। आगे बात करें,
दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटेलिक प्लेट्स या मेटेलिक सीट्स बोल सकते हैं। कोई मेटल के सीट है और बहुत पतला है। आपका मन में सवाल हो सकता है सर कितना पतला? तो आपको बता रहे हैं वो जो गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट किए थे क्लास 9 में, याद है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था ना, कितना पतला लिया था आपको याद है? याद नहीं है तो आपको ये वाला भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम यहां भी पढ़ाएंगे। रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको यहां भी पढ़ाया जाएगा, 12 में भी फिर पढ़ाया जाएगा। वहां पे हम एक रेंज बताएंगे, उस रेंज को वहां पे बताएंगे तो बेटर होगा। यहां पे बता देने से आप याद नहीं कीजिएगा, हमको पता है। क्लियर है कि नहीं? तो आप याद रखिए कि बहुत पतला प्लेट है अगर, तो उससे होकर के क्या होता है, कैथोड रे सीधा सीधी पार कर जाता है, पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट करने का मतलब उस पर होल कर देता है। अभी हमने बोला सर कैथोड रेज तो हार्मफुल नहीं होता है, फिर आप बोल रहे हैं पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट का मतलब होल कर देना। बहुत थीन प्लेट होगा तभी करेगा यार, बहुत थीन प्लेट होगा तभी करेगा। अगर हमारे बॉडी में, बॉडी के पार्ट में कैथोड रेज इस तरह से गिरा दिया जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काफी देर तक अगर गिराया जाए तो वो जगह हीट कर जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जब हमारा स्किन हीट करेगा तो वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? जो इफेक्ट्स होंगे वो बता रहे हैं। तो उसके बाद स्किन में प्रॉब्लम होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। तो अपने बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा, मेटल के साथ कीजिएगा। और मेटल के सीट पतले होने चाहिए, वेरी थीन होना चाहिए, तब पेनिट्रेट करके बाहर जाएगा। अगर मोटा सीट लिए है नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो एसर्शन रीजन के लिए ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। क्या आगे बढ़ा जाए? तो हमने डिस्कस किया अभी कैथोड रेज के बारे में 8 पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, डिस्कस करेंगे, फिर हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, 9th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए, द नेचर ऑफ दीज रेज, मतलब कैथोड रेज, डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और द कैथोड मटेरियल यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अभी जो डिस्चार्ज ट्यूब आपने देखा, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 प्लेट्स लगे हुए हैं, एक है कैथोड, एक है एनोड। आपने कैथोड से रे को निकाल करके लेके गया, तो कैथोड हो सकता है कि गोल्ड का बना हुआ, कैथोड हो सकता है कि सिल्वर का बना हुआ, कैथोड हो सकता है कि जिंक का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ है। तो कैथोड रे को घंटा इससे मतलब नहीं है, किसी से भी निकल सकता है, और सभी से निकलने वाले जो कैथोड रेज होंगे वो सेम होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे वो कोई भी मेटल से बना हुआ कैथोड है, उससे निकलने वाला जो कैथोड रे होगा सभी का प्रॉपर्टी सेम होगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ कैथोड। दूसरा बात, इसके अंदर अगर कोई गैस है तो इस बात से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आगे बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। द E/m चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज वेयर फाउंड। सुनो, इसको मिटाए, पहला पॉइंट को समझ में आ गया है? सुनो ध्यान से, पहला पॉइंट को मिटा रहे हैं, इसको समझाते हैं। सुनो बाबू, एक बात बताओगे जरा हमको, तुम ये सब बातें जानते हो आई थिंक। क्या आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? आप जानते हो शायद, 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस और नो? आज आप जानते हो, आज आप जानते हो। जिस समय ये बात हो रहा है उस समय नहीं पता था ये। आज आप ये जानते हो क्योंकि ये पता था, इसलिए आज आप ये निकाल पाए हो। मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता था, उस समय का बात हो रहा है। ये आप मत सोच लीजिएगा यहां लिखा हुआ चार्ज बाय मास, अच्छा सर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख दिया था शायद, और नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया था शायद, डिवाइड करके ये वाला निकाला था। नहीं निकाला था, नहीं निकाला था। उस समय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही नहीं था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाय द हेल्प ऑफ दिस वी come to know about the charge of electron this much, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो इस बात का, ये जो चीज है हम देख रहे हैं यूट्यूब में, कहीं भी कुछ भी बढ़ा के चला दे रहा है, तो हमको क्लियर कर दे टाइम कि ये पहले डिस्कवर नहीं हुआ, ये बाद में डिस्कवर हुआ। पहले चार्ज बाय मास डिस्कवर हुआ, बाद में चार्ज डिस्कवर हुआ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है ये बाद में पता चला, पहले चार्ज और मास का रेशियो पता चला, फिर उसके बाद उसका मास पता चला। तो जब चार्ज और चार्ज बाय मास पता है और आपको मास पता है तो चार्ज नहीं पता चल जाएगा, तो चार्ज बाद में पता चला। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक्सपेरिमेंटली पहले क्या पता पड़ा? चार्ज बाय मास।
और उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है आप लोगों को, 9.1 करके है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब पता है। आगे बात करते हैं द चार्ज बाय मास। ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब भी हम लिखा करेंगे ई माइनस लिखा करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी ई लिखा रहेगा उसका मतलब चार्ज होता है। क्या बोल रहे हैं? ई का मतलब चार्ज। सो ई बाय एम मतलब चार्ज बाय मास रेशियो फॉर कैथोड रेज वेर फाउंड सेम एज दैट फॉर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो होता है ना, कैथोड का भी चार्ज बाय मास का रेशियो उतना ही होता है। सवाल अगर रहे कि कितना होता है तो कितना हमने लिख दिया यहां पे, क्या है ना, -1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम में। आप चाहे तो केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और यही डाटा चार्ज बाय मास किसका है? कैथोड रेज का। यही डाटा चार्ज बाय मास का है इलेक्ट्रॉन का। तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं दस कैथोड रेज आर द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं कैथोड रेज ऐसे जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक साथ कई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कैथोड रेज के बारे में। यस और नो? चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं। लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज। अरे ये क्या बता रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं। आइंस्टाइन ने सबका भेजा खोल के चला गया। आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया, नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या नाम है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो किया ना, न्यूटन का बाजा बजा दिया। मास के बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट इज मास? सिंपल, अगर फिजिक्स का एक सवाल है, अभी केमिस्ट्री क्लास चल रहा है, हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे। अगर पता है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए। आई थिंक 9th पास है, 10th पास है, नाउ यू आर मूविंग टू 11th। व्हाट इज मास? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कीजिए। व्हाट इज मास? सब्सटेंस के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है। सब्सटेंस और मैटर दोनों एक ही बात बोल रहे हो आप। सर कभी सोचा ही नहीं सर, हमने तो बस फोर्स सोचा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास के बारे में कभी सोचा नहीं। कभी सोचे व्हाट इज मास? जिस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी नहीं लगता है, जिस पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी नहीं लगा है, माने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हटा दिए, mg जो इसको बोल रहे थे। इज इट द डेफिनेशन ऑफ मास? दैट मे बी द कैलकुलेटिव प्रोसेस। यू में से कि वेट इक्वल टू mg लिखते हैं आप, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वेट इक्वल टू mg लिखते हैं आप, तो वेट में अगर g मल्टीप्लाई कर दे तो m आ जाए, सॉरी डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। दैट्स अ कैलकुलेटिव प्रोसेस दैट यू कैन डू। बट व्हाट इज मास इफ आई विल से? सुनिएगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर ड्यू टू विच इट हैज इनर्सिया। अगर किसी बॉडी का इनर्सिया है, और हर बॉडी का है, आपको पता ना इनर्सिया। अरे इनर्सिया नहीं पता है क्या? कोई बॉडी अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा। बच्चा जैसा पढ़ाया था 9th में सभी। और उसके पीछे का जो रीजन है वो कौन है? मास है। अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास इनर्सिया है, तो इनर्सिया का पीछे का जो रीजन है वो मास है। व्हाट इज मास? मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोवाइड्स इनर्शियल प्रॉपर्टी टू दैट मैटर। सिंपल, क्लियर है कि नहीं? मास क्या है? एक प्रॉपर्टी। कमिंग बैक, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या पढ़ा था उसको जानने से पहले एक बात हमें और बताइए मास के बारे में। क्या मास कांस्टेंट हुआ करता है? क्या पढ़े थे? मास कांस्टेंट होता है और वेट वेरी कर सकता है टाइम पोजीशन के हिसाब से। वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में फिजिक्स का टीचर आपको पढ़ाएंगे। तो हम बता रहे हैं आपको कि क्या मास कांस्टेंट रहता है? बोलिए, न्यूटन तो कहा है यस, तुम यहां रहो कि चांद पे रहो, मास तो कांस्टेंट है। लेकिन ये क्या कह रहा है जानते हो? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो उसका मास डिफरेंट है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, वो मोशन हमारे जैसा नहीं होना चाहिए जैसे चल रहे हैं। हाई वेलोसिटी होना चाहिए।
उसका मास क्या होगा, वेरिएबल होगा, बदलेगा। और उस मास का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, एमडेस लिखा हुआ है, एमडेस इक्वल टू मास इन वेलोसिटी। जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो उस समय उसका मास क्या होगा ना, रेस्ट मास। ये जो एम लिखा हुआ बच्चा, ये क्या है, रेस्ट मास। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है आपको पता है, 9.1, ठीक है। और डिवाइड क्या करना है बच्चा लोग, 1 माइनस यू बाई सी का होल स्क्वायर, और रूट लगा दीजिएगा। यू क्या है जानते हो, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। आप बताइएगा, यह समझ में आ गया ये बात। अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि अगर किसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के बराबर हो गया तो क्या होगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया, हम ये पूछ रहे हैं आपको, यू और सी बराबर हो गया, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना, हो सकता है कोई सिचुएशन ऐसा हो जाए, हाइपोथेटिकल सोच मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पे, एम डेस इक्वल टू एम डिवाइड बाई 1 माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, रूट के अंदर जो भी है, अब m डिवाइड बाई क्या हो जा रहा है, 0। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। मतलब जो इसका मास होगा ना, बहुत ही बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा दैट वी कैन नॉट एज्यूम, वी कैन नॉट से अबाउट इट। मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो दुनिया में जितने प्रेजेंट मैटर है जो कि एटम से बना है, और वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन से बना है, सारे खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से नहीं चलना चाहिए भाई, हमने बोला था ना चलना चाहिए, कोई कंडीशन है, हाइपोथेटिकली सोचा था, कभी नहीं चल सकता है। अगर चलेगा तो क्या होगा, देख रहे हो ना, खत्म हो जाएंगे। हमारा अभी क्लास में डिस्कस सब खत्म, खेला, गेम ओवर हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में आ गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, कहां से लिखा, रिलेटिविटी थ्योरी से लिखा। कौन बताया था, आइंस्टाइन सर ने बताया था। इसके बारे में डिस्कशन आगे हम डिटेल में करेंगे। हमने आज कवर किया प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या आप सभी को समझ में आ गया है, इनसे क्या सवाल आएंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा शायद लंबा हो चुका है, और लंबा नहीं करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।